Hello students, myself Dr. Balpit Kaur, Associate Professor in Deep Science Jalandhar. Today I am going to discuss the objectives and advantages of cost accounting. The first objective of cost accounting is to ascertain the cost per unit of the different products. आपने इसमें क्या करना होता है, जितने आप अपनी फर्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करना है. To provide a correct analysis of cost. जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट आपकी कंप्राइज होती है फ्रॉम 3 एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज मटेरियल कॉस्ट, सेकंड वन इज लेबर कॉस्ट एंड थर्ड वन इज ओवरहेड कॉस्ट. आपने देखना है कि आपका मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, देन आपका लेबर को कितनी वेजेस पे की जा रही हैं, देन आपके और खर्चे क्या है, तो आप उस बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमिन करते हो. नेक्स्ट वन इज टू डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ वेस्टेज. क्या आपने देखना है कि आपका कहाँ पे मटेरियल वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे जो लेबर है आपकी वो इग्नोरेंस से आपका जो इनएफिशिएंटली वर्क कर रही है, या फिर मटेरियल को जानबूझ के वेस्ट करने की कोशिश कर रही है. तो आपने उन सभी को डिटरमिन करना है सोर्सेज को, कहाँ पे वेस्टेज हो रही है और कैसे आपने उस वेस्टेज को कंट्रोल करना है. क्योंकि अगर आपकी वेस्टेज ज़्यादा होनी शुरू होगी तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ने के साथ जो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी. अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रोवाइड एक्विजिट डेटा फॉर फिक्सिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करी लिया है. टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट. अगर आपने किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करना है तो आप कैसे करते हो, जो प्राइस आपकी कैसे बनती है, प्राइस होती है आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस. तो अगर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता होगी तो आप प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिटरमिन करोगे. सपोज मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है 8 रुपीज. तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो 2 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मैं प्रोडक्ट की प्राइस को 10 रुपीज कर देती हूँ. तो उस केस में पहले मेरे को क्या पता था, प्रोडक्ट की कॉस्ट. अगर मेरे को प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता होगी तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन कभी भी कर नहीं पाऊंगी. Exercise effective control of stock of raw material, work in progress and finished goods. तो आपका मेन आप इसमें पहले चेक करोगे कि आपका कितना खर्चा हुआ है आपका रॉ मटेरियल पे, उसका कितना स्टॉक पड़ा है. वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स आपका कितना काम अभी चल रहा है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आप उस पर अभी वर्क कर रहे हो. तो उस केस में आप देखना है कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस कितना पड़ा है, उसका स्टॉक कितना पड़ा है. फिनिश गुड्स, जो आपकी गुड्स बन चुकी है, उसका कितना स्टॉक पड़ा है. तो क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या होता है, जैसे हमने रॉ मटेरियल, जैसे सपोज करो आपके घर में है, आप घर में शुगर लेके आते हो, राइट. तो अगर आपकी शुगर है, देखो अगर आपने इतनी ज्यादा रख ली है घर पे लेके, ठीक है, अगर आपकी मंथ की 5 kg लगती है, तो आप अगर 50 kg लेके आ जाते हो तो क्या होगा कि जो आपकी शुगर है वो पड़ी पड़ी खराब होनी शुरू हो जाएगी. तो आपने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 5 kg, लेकिन आपने परचेज कितनी कर लिया है 50 kg. तो आपने क्या किया, आपने अपने पैसे को ब्लॉक कर दिया, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी अभी. इसलिए आपने ये चीज चेक करनी होती है. नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम. क्योंकि जब तक आप अपनी फर्म में कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपकी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा. टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसीज. अगर आपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, लाइक अगर आपने और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने हैं, तो आप पहले देखोगे कि जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, जो आप प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आपको कितनी अर्निंग्स हो रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है. अगर आपको लग रहा है कि कोई सपोज आप A B D C प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि A प्रोडक्ट मेरे को प्रॉफिटेबल है, बी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, लेकिन सी प्रोडक्ट मेरे को लॉसेस में लेके जा रहा है. तो आप क्या करोगे, आप सी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दोगे.
नेक्स्ट इज टू प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग, एवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल। आपने इसमें क्या करना होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप पहले प्लान करते हो कि आपने कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उस पर कितना खर्चा आएगा। देन आपने चेक करना है कि जितना हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि मेरे इतनी कॉस्ट आएगी, मेरा इतना मटेरियल यूज होएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रोडक्शन है उतनी नहीं हो पा रही जितनी आपने सोची थी, तो आपने क्या करना है, जो परफॉर्मेंस हो रही है परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करोगे। अगर आपको कोई भी डिविजन्स अगर मिलती हैं तो आप उन डिविजन्स को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, करेक्टिव एक्शंस लोगे, कंट्रोल लगाओगे, अपनी लेबर को बोलोगे आप अच्छी तरह से काम करो। नेक्स्ट इज टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कि आपने कुछ टाइम पहले अपने घर पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, आपको लग रहा है कि उस फंक्शन में आपका खर्चा कितना हुआ था, 2 लाख रुपीज। आप सेम टाइप का फंक्शन दोबारा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आपने देखना है कि आपके पहले कितने खर्चे हुए थे, तो आप उसके बेसिस पे अब दोबारा अपना बजट प्रिपेयर करोगे कि अगर मेरी पॉकेट में इतना पैसा है तो मैं तभी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे से कर पाऊंगा। तो आपका क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है, आपके जो खर्चे हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि आपने बजट्स कितने प्रिपेयर करने हैं। तो आपने बजट प्रिपेयर कर लिया, अगर आपका बजट से बाहर हो रहा है खर्चा, आपको लग रहा है कि मैंने सोचा था कि इस काम के लिए मेरा खर्चा 10,000 है लेकिन आपका खर्चा हुआ है 15,000, तो आप देखोगे जो 5,000 का वेरिएशन आ रहा है, इसके रीजंस क्या है। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने क्या करना होता है कि आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रिपेयर करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि जिस टाइम पे भी आपने रिकॉर्ड्स को, जैसे आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो आपने क्या होता है कि आपने अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में सेम आपने कॉस्ट अकाउंट्स को, जो आपकी कॉस्ट डिटेल्स है, आपने उसको प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जिस टाइम में भी आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जो इंफॉर्मेशन है वो आगे फर्दर पास ऑन करोगे। Next is to guide the management in the formulation and implementation of incentive bonus plans. इंसेंटिव बोनस प्लान्स क्या होता है कि अगर जो वर्कर्स है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं तो हम उनको क्या पे करेंगे, हम उनको एज ए रिवॉर्ड हम उनको बोनस पे करेंगे। तो लेकिन आपने कैसे चेक करोगे कि जो वर्कर है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करोगे। ऑर्गेनाइज इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या होता है कि जो आप अपने कॉस्ट अकाउंट को प्रिपेयर करते हो, तो एक ऑडिटर आता है तो वो सारा जो रिकॉर्ड है उनको चेक करता है कि आपने जितने खर्चे एक्चुअल में हुए थे उतने डाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जानबूझ के कम शो करने के लिए आपने खर्चे ज्यादा शो कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स। इसमें क्या आता है कि आप जो भी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, आप अपना अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका फर्स्ट मोटिव क्या होता है कि आपने कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट को रिड्यूस करके रखना है। तो कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम क्या है कि बेसिकली कि आपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स करते हो, क्योंकि अगर आपकी जो कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो आपका क्या होएगा, आप अपना जो प्राइस है उसको हाई करोगे। अगर हाई करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका क्या इफेक्ट आता है, अगर प्राइस हाई होगी तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड डाउन जाना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करते हो जिसके थ्रू आपकी जो कॉस्ट है वो कंट्रोल हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइंड आउट कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस। आपने देखना कि आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, आपने इतने खर्चे किए, आपने मटेरियल लेके आए हो, आपने लेबर को वेजेस पे किए हैं, आपने और खर्चे किए हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस हुए हैं। उसमें क्या है कि आपने मशीनरी लगाई थी, आप उसकी मेंटेनेंस का खर्चा कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट की ऐड की है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हुए हैं। तो आप देखते हो कि मैंने जितनी कॉस्ट लगाई है क्या उतना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे तो नहीं है कि मेरी 10 रुपीज कॉस्ट आ रही है और 10 रुपीज में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 10 माइनस 10 0। तो आप चेक करोगे कि आपने जितने खर्चे हुए हैं क्या वो आपके रिकवर हो रहे हैं आपकी प्राइस में से, और आपको उसमें से
प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपने कॉस्ट काउंटिंग के थ्रू आपने ये सब कुछ डिटरमिन और चेक करना होता है। द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। जो आपकी एडवांटेजेस है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से क्लियर हो गए तो आप एडवांटेजेस को बड़े इजी वे में लर्न कर सकते हो। फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज्ड। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जो फर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, लाइक ए बी सी डी, तो हमने देखना है कि ए बी सी डी हम 4 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले आप देखोगे कि ए प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है, यस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट आ रहा है। देन बी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे, मेरे को लग रहा है कि जो बी प्रोडक्ट है वो मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वो मेरे को लॉसेस दे रहा है। तो सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि हम बी प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है इनेबल्स अ कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी। तो आप एफिशिएंसी को कैसे मेजर करते हो? फर्स्ट आपने देखना है कि जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स की है कि मेरे प्रोडक्ट का इतना खर्चा आएगा, तो अगर आपका स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है इट मींस योर वर्कर्स आर वर्किंग एफिशिएंटली। तो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपने उसके रीजंस फाइंड आउट करने थे। कई बार कॉस्ट बढ़ने का रीजन क्या होता है कि मार्केट में मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होगी पहले के कंपैरेटिव, तो आपको थोड़ा सा हाई प्राइस पे करना पड़ा मटेरियल परचेज करने के लिए। तो ये सभी आपके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपने जो एफिशिएंसी है उसको मेजर करना है, क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी को मेजर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी लेबर है वो वो सोचे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ मेरे को लेकिन कुछ भी रिवॉर्ड नहीं पे हो रहा है, वो जो मेरे साथ काम कर रहा है वो इतना काम भी नहीं कर रहा लेकिन उनको सेम वेजेस पे हो रहे हैं। तो आपने उनकी एफिशिएंसी को मेजर करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अपॉन विच एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर बेस्ड। तो आपने क्या करना है, अपनी कॉस्ट को डिटरमिन करना है, देन उसके बेसिस पे फिर आप एस्टिमेट्स और टेंडर्स को प्रिपेयर करोगे, और जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज है आप उनको कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट इज इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज। अगर आपने फ्यूचर में अपना सेम प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है तो पहले आप चेक करोगे कि आपको जो आपको प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आप उस बेसिस पे जो अपनी फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज है उनको फाइनलाइज करोगे। हैव सीन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, तो हमने कितनी बार पीछे डिस्कस कर लिया है, जो कॉस्ट काउंटिंग है वो आपकी काफी हेल्प करती है प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। पीरियोडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो आपने क्या करना होता है, आपने टाइम टू टाइम जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करना होता है कि आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉसेस में जा रहा है। नेक्स्ट है डिस्क्लोज द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर्स। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी डिस्कस किया है, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर्स मीन अगर आपकी फर्म में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो 10 वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उसे कभी भी सेम नहीं है। एक बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है, दूसरा सो है, तीसरा ठीक है लेकिन जो ए है उससे थोड़ा सा कम है। तो आपने क्या करना है, आपने सभी वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उसको डिटरमिन करना है, देन उसके बेसिस पे आप उनको रिवॉर्ड पे करोगे। प्रोवाइड्स हेल्प टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो क्रेडिटर्स है उनका रोल क्या होता है, वो फर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, फर्म को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। लाइक फर्म को वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो आप ले लो हमसे सामान, आप बाद में पे कर देना। जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री में, वो फर्म्स में, वो कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को उधार देने जा रहे हो, चाहे आप क्रेडिटर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, तो आपके माइंड में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ क्या मेरे को पैसे रिटर्न हो जाएंगे या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप देखते हो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है।
कंपनी लॉसेस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। अगर फिर आप कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हो, अगर कंपनी अकाउंट्स शो कर रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, तो इट मीन्स कंपनी आपको पैसा जो आपका वापस है वो आराम से दे सकती है। हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो भी चेक करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स कि जो फर्म्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर पा रही है या नहीं कर पा रही। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को कैसे हेल्पफुल होएगी कि जैसे हमने कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स लगाते हैं, हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर उसके बाद अगर डेविएशंस आती हैं तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको जाता है? कंज्यूमर को, क्योंकि अगर कॉस्ट कंट्रोल रहेगी तो प्राइस भी उनका रीजनेबल रहेगा। हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या आता है बेसिकली कि अगर हमारी जो कंपनी है, जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारी फर्म है, अगर वो एफिशिएंटली वर्क कर रही है, तो उसका एफिशिएंटली वर्क इट मीन्स कि वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रही है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। अगर हम उनको वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी में उसका बैड इम्पैक्ट आता है। तो क्या होता है कि अगर हम वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो मार्केट में शॉर्टेज आने के चांसेस है, तो हमारी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो आपकी हेल्पफुल होती है, किस पर्पज के लिए? इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। देखो हमारे इकोनॉमी में पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं और प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो क्या होती हैं? फिर जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो प्राइवेट है वो कौन सी? जो प्राइवेट हैंड्स में होती है, प्राइवेट प्लेयर्स उनको रन करते हैं। तो हमने कंपेयर करना है कि कौन सी फर्म, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, कौन सी फर्म एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो आप किस बेसिस पे करोगे? तो आप उनको कॉस्ट अकाउंट के बेसिस पे आप उनकी एफिशिएंसी को डिटरमिन करते हो। Thank you. Hope this topic is clear to all the students.